अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। अब खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ से खबर है। लखनऊ में सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई मंत्री शामिल हुए। आपको बता दें कि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। गृह विभाग के कई प्रस्ताव को मंजूरी मिली, औद्योगिक विभाग के 3 प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। वहीं अनुपूरक बजट के प्रारूप को भी मंजूरी मिली है। तो आज यूपी में योगी कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कई प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखे गए, जिसमें से कुछ अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी मिली है। लखनऊ विधानसभा के पास 1 किलोमीटर तक पाबंदी लगाई गई। ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी आदि पर रोक लगाई गई। इसके अलावा अग्रेद शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक पदार्थ और किसी भी तरह के हथियार के साथ अंदर जाने पर रोक लगा दी गई और पहले से ही धारा 144 भी प्रभावी है। बता दें कि जेसीबी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोरडिया ने ये निर्देश जारी किया है और कई चीजों में पाबंदी लगाई गई है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी एवं युवा चेतना की ओर से बलिया सहित पूरे पूर्वांचल में बाढ़ के कहर के बीच राहत सामग्री बांटी जा रही। राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने वाराणसी से राहत वितरण का काम शुरू कर दिया और उन्होंने बलिया में नाव के माध्यम से द्वार द्वार राहत सामग्री वितरित कर लोगों को सामग्री मुहैया कराया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बलिया सहित पूर्वांचल के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। युवा चेतना लगातार बलिया सहित पूर्वांचल में बाढ़ राहत के कार्य में काम कर रही है। पूरा बलिया, बनारस, गाजीपुर हर जगह बाढ़ आ चुका है। युवा चेतना लगातार जनता की समस्या के समाधान में प्रयास कर रही है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लगातार अपील कर रहे हैं कि बलिया और पूर्वांचल का इलाका आर्थिक रूप से विपन्न है। इसकी समृद्धि के लिए कुछ करना होगा और साथ ही विशेष पैकेज की आवश्यकता है बाढ़ के समय में। झांसी के बंगरा ब्लॉक में प्रशासन की लापरवाही सामने आई। दरअसल कटेरा सड़क से 3 किलोमीटर खीरा के कटेरा देहात जाने वाली सड़क कीचड़ से तब्दील हो चुकी है। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सड़क कीचड़ में तब्दील है। बता दें कि शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। लोगों, बच्चों को इस रास्ते की वजह से बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी वोट मांगने आते हैं, सड़क बनाने का वादा भी करते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद सभी वादे भूल जाते हैं और सड़क की स्थिति क्या है ये आप तस्वीर देखकर समझ सकते हैं। झांसी की सड़क है जहां पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वादे बहुत होते हैं लेकिन धरातल में काम बिल्कुल भी नहीं होता। हरदोई में जल सत्याग्रह कर रहे 2 किसान नेताओं की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में दोनों किसान नेताओं को नदी के किनारे बैठाकर इलाज किया जा रहा है। बता दें कि किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर गोमती नदी में भूख हड़ताल के साथ साथ जल सत्याग्रह भी कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी अपना कुनबे को मजबूत करने में जुटा हुआ है। लंबे समय से सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह को महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और वंदना यादव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से नियुक्त किया गया। इसकी जानकारी खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सूची जारी कर दी है। तो जूही सिंह को महिला सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात जूही सिंह के लिए चल रही थी, लेकिन अब अखिलेश यादव ने इस चीज की मंजूरी दे दी है। उन्होंने खुद ने ऐलान किया है कि अब जूही सिंह महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रायबरेली से खबर है। यहां के बालेश्वर मंदिर में पुलिस ने आस्था पर लाठीचार्ज किया है। दरअसल सावन का आखिरी सोमवार है और शिव जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। भीड़ देख पुलिस ने बिना देरी किए शिव के भक्तों पर लाठीचार्ज कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद पत्रकारों से भी अभद्रता की गई। मोबाइल छीनकर माइक आईडी तक तोड़ दी गई। घटना के बाद पत्रकारों ने रोष दिखाया, रोष उनका नजर आया और पुलिस के खिलाफ पत्रकारों और आम लोगों ने मोर्चा तक खोल दिया।
रायबरेली के कोतवाली लालगंज का पूरा मामला है, जहां पर पत्रकारों और आम लोगों के ऊपर पुलिस लाठी डंडा भांजते हुए नजर आए। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आस्था का सैलाब उमड़ा था और इसी को देखते हुए पुलिस अपना आपा खो बैठी और भक्तों पर लाठीचार्ज करने लगी। प्रदेश के जेलों में करीब 17 महीने से अपने से मुलाकात का इंतजार अब खत्म होता जा रहा है। जी हां, दरअसल 1 लाख से ज्यादा बंदियों के लिए राहत भरी खबर है। आज से परिजनों से मुलाकात ये बंदी कर सकेंगे। मुलाकात को लेकर शासन ने गाइडलाइन भी जारी की है। मुलाकाती को 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आना होगा। बताया भी जा रहा है कि आज दोपहर 12 बजे तक 23 जेलों से प्राप्त सूचना के मुताबिक कुल 269 लोगों ने जेलों में अपनों से मुलाकात की है। यानी अब जो कैदी हैं, बंदी हैं, वो अपने घर वालों से, अपने परिवारजनों से मुलाकात की। वहीं आज कासगंज, ललितपुर, हमीरपुर सहित और कई जगहों पर परिजन आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं लेकर आए तो उनकी इंटरकॉम से बातचीत कराई गई, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। बरेली के सुभाष नगर में हत्याकांड का मामला सामने आया। दरअसल अवैध संबंधों के चलते देवर ने अपनी ही भाभी का पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपी की जांच पड़ताल शुरू कर दी। साथ में पुलिस पूरे मामले की भी तफ्तीश कर रही है। यूपी 112 के माध्यम से थाना सुभाष नगर को एक सूचना मिली। उक्त सूचना पर थाना सुभाष नगर की टीम चौकी मणिनाथ क्षेत्र के शांति विहार मोहल्ला में पहुंची तो पाया कि विपिन सक्सेना के घर में उनकी पत्नी का शव पड़ा हुआ है। उस घर पे उनकी एक पुत्री है जो 6 वर्ष की है। पुत्री के द्वारा यह बताया गया कि रात में उनके चाचा के द्वारा उनकी मम्मी को सर पे वार करके हत्या कर दी गई है। इसकी सूचना जो लड़की के घर वाले हैं उनको दी गई। लड़की के घर वाले मौके पे आ गए। उनके पति को भी सूचना दी गई। उनके पति काश्मीर में रह रहे थे तो उनके पति भी मौके पर आ गए। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनके परिजन के द्वारा जो तहरीर दी जाएगी, तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा। राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के मुख्यालय में बनी पानी की टंकी पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हो चुकी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ऐसे में हमारी संवाददाता ने अभ्यर्थी से बातचीत की। जहां सरकार अभ्यर्थियों के मांगों की अनदेखी कर रही है, वहीं अभ्यर्थी तमाम अड़चनों के बाद अपना आंदोलन जारी रखें। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी मांगे क्या है और उनके अधिकार क्या हैं, जिसका वो कह रही कि हमारे अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि उसमें 1,37,000 पद खाली रह गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनको क्रमागत 2 भर्तियों में भरने हैं, जिसमें से एक 68,500 की भर्ती आई थी और दूसरी 69,000। तो 68,500 में इन्होंने क्या किया था, केवल बीटीसी बच्चों को और शिक्षा मित्रों को शामिल किया था। तो उसमें ऐसा हुआ था कि बच्चे तो कम पास हुए थे और सीटें वैकेंट रह गई थी। ठीक है, उसमें 22 से 23,000 वैकेंट रह गई थी। 2018 में हम लोगों की भर्ती निकाली गई 69,000, जिसमें हम लोग अभ्यर्थी हैं। ये आप ऊंचाई देख सकते हैं कितनी गहराई है, और मैं यहाँ से आने में डर चुकी हूँ। वहाँ पे भी एक लड़की छात्रा बैठी हुई है, यहाँ पे आके मैं सुस्त होकर बैठ चुकी हूँ। और यहाँ तक कि ये बंदी यहाँ पे ऊपर बैठ के पूरी रात गुजारती है और डर तक बिना निडर होकर। आप हमारी जायज मांगे। अब हम लोग निकल चुके हैं, या तो यहाँ से नियुक्ति लेके जाएंगे या फिर यहाँ से मुक्ति ही लेके जाएंगे। अगर सरकार यही चाहती है कि हम सारे भाई बहन साफ तौर पे आप सुन सकते हैं, या तो नियुक्ति लेकर जाएंगे या तो मुक्ति लेकर जाएंगे। इनका साफ तौर पे सरकार पे आरोप है। अब मैं नीचे उतरने की कोशिश कर रही हूँ। ये पूरा खतरनाक स्थिति में ये लोग बैठी हैं। आप समझ सकते हैं कि मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, जबकि ये पूरी रात गुजारती है यहाँ। जी बिल्कुल, ऐसा कहना है आपका? हाँ बिल्कुल, हम लोग ये पूरी रात गुजारती है। समझिए, ये देखिए झाड़ियाँ देखिए, ये देखिए पूरे कचरों से भरा है। इतनी गंदगी है। स्वच्छ भारत अभियान के मिशन का हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आपको एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत हो रहा है। यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि मुझे बताया जा रहा है कि आमरण अनशन में बैठे, यहाँ तक कि इन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया है। आप स्थिति समझ सकते हैं कि खाना भी नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। मैं आज सप्ताह में हम 2 दिन से अनशन पर एक
बूंद पानी नहीं पिए, खाना तो दूर की बात है। न तो कोई मंत्री, न कोई डेलीगेट, कोई मिलने तक नहीं आया। पूरी पारदर्शिता होती मैम तो हम लोग 117 नंबर लेकर यहाँ न बैठे होते, 87 वाला नौकरी न कर रहा होता। ये कैसी पारदर्शिता है, ये मुझे बता दिया जाए। फेल अभ्यर्थी नौकरी कर रहा है, 115, 117, 110 लेकर यहाँ बैठा हुआ, ये कैसी पारदर्शिता, हमें यही नहीं समझ में आती। ऊपर से ऑर्डर आया है आप लोग को बाथरूम नहीं करने देना है। मुझे ऑर्डर है कि ऊपर से ऑर्डर आया है बाथरूम नहीं करने देना है। अंदर में जाके दिखाती हूँ, उनके बोर्ड में, साइन बोर्ड में लिखा होता है शौचालय का प्रयोग करें, शौचालय का प्रयोग करें। मैम, एक लड़की को शौचालय नहीं जाने दिया जाता है। एक लड़की निर्वस्त्र होकर के रोड पर नहाती है। शिक्षिका, ये ज्ञान की देवी, ये भारत की देवी, यहाँ भारत माता का अपमान हुआ है, ज्ञान की देवी का अपमान हुआ है। मैम, या तो नियुक्ति या तो मुक्ति, ये साफ तौर पे इनका कहना है और इनका मानना है। कैमरामैन आशीष यादव के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। बहराइच में 2 साल की बच्ची के साथ लगभग 2 माह पहले रेप करने वाले दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई गई है। जिला सत्र न्यायालय ने केस की संवेदनशीलता देखते हुए केवल 8 पेशी के ही आरोपी को फांसी की सजा सुना दी। 8 पेशी हुई और आरोपी को फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा मिलने के बाद लोगों ने फैसले की सराहना भी की है। ये घटना थाना नानपारा में 22/6/2021 को हुई थी, जिसमें एक 1.5 साल बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या की घटना हुई। 27 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल हुआ। इसके बाद 2/8 से मुकदमे का ट्रायल जो है, वहाँ आरोप पत्र बनने के बाद साक्ष्य में शुरू हुआ और आज 16 अगस्त है। आज उस केस में जजमेंट आ गया है, जिसमें आरोपित को मृत्युदंड की सजा दी गई है। न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मात्र 8 कार्य दिवस में इसमें जो परशुराम है उसको सजा दी गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है। ये पूरे जुडिशियरी और जो पुलिस ने जो काम किया है, ये हमें प्रेरणा देता है कि भविष्य में भी अगर इस तरीके की कोई जघन्यतम घटना कारित होती है तो हम इसी तरीके से बढ़ चढ़ के अपना काम करें और मुलजिम को लिमिटेड टाइम में जल्द से जल्द, कठोर से कठोर सजा दिला सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। धामी कैबिनेट में आए 21 प्रस्ताव में से 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र, डेयरी विकास नियमावली को मंजूरी, बद्रीनाथ और केदारनाथ की मास्टर प्लान बनाने के लिए डिजाइन का काम करने के लिए कमेटी का गठन जैसे कई प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 21 प्रस्ताव कैबिनेट के पास आए थे, जिसमें से धामी कैबिनेट ने 20 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है। रुद्रप्रयाग में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी की महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। उनका साफ कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे और आंदोलन करेंगे भी। तैयारी भी कर चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है सोमवार को आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं जिलाधिकारी कार्यालय रुद्रप्रयाग में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बता दें कि लंबे समय से इनका आंदोलन चल रहा है और ये वेतन बढ़ोतरी की मांग लगातार कर रही हैं। यहाँ पे आज हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें कि सभी को पता है कि आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ती धरातल पे काम करते हुए भी एक न्यूनतम मानदेय के में काम कर रही हैं। जैसे सभी को पता है आज के महंगाई की जो स्थिति है, उसमें हमको 200 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी दी जाती है और वहीं पे हमारी जो हेल्पर हैं उनको हमारा ठीक 50% मिलता है और जो हमारी मिनी कार्यकर्ती बहनें हैं उनको 4,500 रुपये मिलता है। क्या मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या 7,500 में किसी का घर परिवार चलता है? क्या कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा पोषण दे सकता है? सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का आखिरी सोमवार है। हरिद्वार की उपनगरी कनखल में स्थित भगवान शिव की ससुराल श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने लाइनों में लगकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सोमवार का दिन भगवान शिव का बहुत प्रिय बताया जाता है। ऐसे में जब सावन का सोमवार होता है तो उसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि सावन का आखिरी सोमवार है और श्रद्धालु भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही मंदिर में पहुंच रहे हैं। कोविड-19 को लेकर मंदिर प्रबंधक द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन कोरोना काल में भी लोग आस्था के इस
मंदिर में लगातार पहुंचते जा रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जताया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि निर्माण कार्य में ब्लास्टिंग का प्रयोग किया जा रहा है। ब्लास्टिंग के कारण धाम में 2013 की प्रलयकारी आपदा की भी याद ताजा हो रही है। इसके अलावा जो कार्य आपदा के बाद किए गए उन निर्माण कार्यों को भी तोड़ा जा रहा है। दरअसल केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य चल रहे हैं। धाम में मजदूर, कर्मचारी और तीर्थ पुरोहितों के अलावा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं रहता। सरकार की ओर से यात्रा पर रोक लगाई गई है, जिसका फायदा निर्माण एजेंसियां उठा रही हैं और निर्माण एजेंसियां कार्य में ब्लास्टिंग का प्रयोग कर रही हैं, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं माननीय मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसको तत्काल बंद किया जाए यहाँ पर, और आप लोग जो है बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बिना यहाँ के लोगों को विश्वास में ले हुए यहाँ पर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे पूरे केदारपुरी में जो है कंपन हो रही है, जिससे कि केदारपुरी को जो है खतरा बना हुआ है। उधम सिंह नगर की सितारगंज विधानसभा से बड़ी संख्या में लोग सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए पहुंचे। सबका कहना है कि बंगाली समाज के लोगों के सरकारी दस्तावेजों में पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था, जिसकी धामी सरकार ने हटाने का काम किया। इसीलिए लोगों ने सरकार को धन्यवाद किया है। काफी 100 की संख्या में हम लोग आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वतंत्रता दिवस पर समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तिरंगा फहराया है। तिरंगा फहराया जाने के बाद सांसद अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रगान करने लगे और इस दौरान वह उनके समर्थक राष्ट्रगान भूल गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग सांसद महोदय पर तंज कस रहे हैं। आप भी देखिए कि सांसद महोदय किस तरीके से ध्वजारोहण कर रहे हैं और उसके बाद कैसे वो राष्ट्रगान को भूलते हुए दिखाई दिए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा के हिमाचल भाग्य विधान भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा के हिमाचल। तो ये मुरादाबाद के सांसद महोदय हैं जो कि देश के राष्ट्रगान को भूल रहे हैं। खैर, यही चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।